हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आपके सामने पाठ 2 का भाषा ज्ञान लेकर आई हूँ। अभी मैंने इससे पहले पाठ 2 के लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर बनाए थे, उसका वीडियो आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले इस पाठ को पढ़ाया और समझाया गया था। अब मैं इसका भाषा ज्ञान करा रही हूँ। ये भाषा ज्ञान हमारे ज़्यादातर व्याकरण के विषय होते हैं इसमें, यानी कि उनकी अवधारणाएं होती हैं। जैसे कि आपको शायद दिख भी रहा है इसमें, जैसे वचन बदलो है, इसके नीचे दूसरे क्वेश्चंस हैं, वो सभी हमारे जो हैं वो व्याकरण के ही कुछ ना कुछ भाग हैं। तो शुरू करते हैं वचन बदलो से। वैसे वचन बदलो का एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर किसी के पीछे बड़ी ई है तो वचन बदलते हुए वो कौन सी ई में बदल जाएगा। अगर किसी के पीछे आ है, छोटा आ है या बड़ा आ है, तो वो वचन बदलते हुए किस में बदल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारे जो नियम हैं वचन बदलों के वो बताए हुए हैं। वो नियम आपके लिए अभी ही नहीं, आगे भी बहुत उपयोगी रहेंगे, क्योंकि कई बार हम लिखते समय बहुत बड़ी छोटी सी बात में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे आपने दुकानों पर लिखा हुआ देखा भी होगा, दवाइयाँ हमेशा बड़ी ई के साथ लिखा हुआ देखा होगा, पर दवाइयाँ में बड़ी ई नहीं आती है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम वचन बदलो। मैं कुछ नियम आपको इसमें भी समझाते हुए चलूँगी, और पूरे नियम के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका वचन बदलो। वचन का मतलब ही होता है कि कोई एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना। जैसे मैं कहूँ एक किताब, तो जब मैं बहुत सारी किताबों के बारे में कहूँगी तो मैं बहुत सारी किताब नहीं कहूँगी, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करूँगी, जैसे किताब है। तो ऐसा ही यहाँ पर किया गया। मिठाई का मतलब है कोई एक मिठाई, पर मिठाइयाँ मतलब बहुत सारी मिठाई। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो बड़ी ई है, इसको जब बहुवचन बनाया तो ये छोटी ई में बदल गया, और इसके पीछे या आ की मात्रा चांद बिंदी लगा दी गई। वही उंगली में है, उंगली उंगलियाँ, टोली टोलियाँ, रेवड़ी रेवड़ियाँ। ये सभी में वही काम किया गया है कि जो आखिरी वर्ण पर जो मात्रा लगाई गई है उसे छोटी ई में बदल दिया गया है, यानी कि छोटी मात्रा में बदल दिया गया है, और या लगाकर उसके पीछे आ की मात्रा और चांद बिंदी लगाकर इसे बहुवचन बनाया गया है। अब आगे देखते हैं और शब्द जो दिए गए हैं। अगला है हमारा दुआ। दुआएं, यानी कि आ के साथ एक ही ऊपर चांद बिंदी लगाई गई है। ये सभी में आता है। माला मालाएं, सभा सभाएं, बालिका बालिकाएं। ये एक अलग नियम है, जिसमें अगर किसी शब्द के पीछे आ की मात्रा या आ खुद है तो उसके बहुवचन हम ए और चांद बिंदी के साथ बनाएंगे। जैसे सभा में आ की मात्रा है, बालिका में आ की मात्रा है, तो इन्हें हमने आ की मात्रा तो रहने ही दिया है, उसके पीछे ए लिखकर चांद बिंदी लगाई है। अब हम अगला नियम देखेंगे, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे चीज चीजें, आवाज़ आवाज़ें, बंदूक बंदूक, औरत औरतें, घोड़ा घोड़े। अब ये जो यहाँ है हमारा चीज़ से लेकर औरत तक, इसमें एक अलग नियम लगाया जाता है। इसमें हम लिखते हैं अगर किसी शब्द के पीछे छोटा आ लगा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, कोई भी वर्ण इस आ के साथ ही पूरा होता है। जैसे अगर मैं एक का लिख रही हूँ तो इसका जब मैं बाद में बताती हूँ। अगर मैं ये का लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, का जमा आ, यानी कि ये हलंत की मात्रा, ये जो मात्रा है इसका मतलब है कि ये आधा है बिना इस आ के। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है हमारा, आवाज़ से लेकर औरत तक, चीज़ से लेकर औरत तक, चीज़ से लेकर औरत तक में ये आ की मात्रा इन सबके पीछे लगी हुई है। जब सबके पीछे सिर्फ आ की मात्रा होती है, यानी कि छोटे आ की मात्रा होती है, तो उसका बहुवचन ए की मात्रा और एक बिंदी के साथ आता है, यानी कि जो हम अंग की बिंदी लगाते हैं। ये सभी शब्दों में अप्लाई होता है, सभी शब्दों में ऐसे ही बहुवचन बनता है जिसके पीछे छोटे आ की मात्रा हो। ठीक है।
अब इससे अगला नियम देखते हैं हम, जैसे घोड़ा, घोड़े, रुपया, रुपए, पैसा, पैसे, बगीचा, बगीचे। इसमें हमारा एक अलग नियम आता है। वो नियम क्या है? ये वही नियम है जो कि हमने ऊपर लगाया था, पर थोड़ा सा अलग है। इसमें है कि अगर किसी शब्द के पीछे बड़े आ की मात्रा आती है तो उसका बहुवचन सिर्फ एक ही मात्रा के साथ बनाया जाता है, उसके पीछे अंक की बिंदी नहीं लगाई जाती है। उदाहरण देख लीजिए, घोड़ा में अड़ा के पीछे आ की मात्रा है। रुपया, रुपया में भी अड़ा के पीछे आ की मात्रा है। पैसा और बगीचा, और इन सब का जो बहुवचन है वो सिर्फ एक ही मात्रा के साथ, यानी कि ये ए है, इसका मतलब एक मात्रा ही होता है। तो जिसके पीछे बड़े आ की मात्रा है उसका बहुवचन सिर्फ एक ही मात्रा के साथ बनेगा। जिसके पीछे छोटे आ की मात्रा है उसका बहुवचन एक ही मात्रा के साथ साथ अंग की बिंदी के साथ बनेगा। ठीक है, ये सारे नियम और इससे भी और जुड़े हुए नियम मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले, या जो एक से अलग। ठीक है, यानी कि विपरीत हो। तो विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक और उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ दिए गए हैं। इन्हें ही बनाने का अलग अलग तरीका होता है जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी आपके लिए उपयोगी भी नहीं है। कुछ आ लगा कर बनते हैं, कुछ निर लगा कर बनते हैं, और कुछ ना लगा कर भी बन जाते हैं। ठीक है, तो वो समझाते हुए मैं थोड़ा थोड़ा आपको चलती हूँ। जैसे पहला है आपका प्रसन्न, उसका विलोम शब्द आ लगा कर बना है अप्रसन्न। आशा, आशा का विलोम शब्द निर लगा कर बना है, यानी कि निराशा। प्रकाश, इसका सीधा सीधा अंधकार। अमीर, गरीब। बदबू, खुशबू, बदबू। भला, बुरा। समझदार का विलोम शब्द बना है ना लगाकर ना समझ, और रस का विलोम शब्द बना है नी लगाकर नीरस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा विलोम शब्द खत्म हो गया। अब प्रश्न जो है वो आपको हर जगह मिलेगा। आप किसी भी क्लास में जाएंगे, आप सेकंड में पढ़ रहे हैं, आप फोर्थ में पढ़ रहे हैं, आप 10th में पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी, और ये आप कह सकते हैं ये व्याकरण का आधार है। ये शब्द है संज्ञा के ऊपर, ये प्रश्न आपका संज्ञा के ऊपर है, और संज्ञा हमारी हर क्लास में होती है। किसी में आप बहुत कम मात्रा में उसके बारे में पूछा जाता है, किसी में पूरा पूछा जाता है। यहाँ पर आप क्योंकि थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हैं, 4th में आ गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसका भी वीडियो है, तो आप वो ज़रूर देख लें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए, उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। पहले मैं ये पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको शीर्षक दिखा देती हूँ। जैसे मिठाई, अमीना, हलवाई, इमारत, आश्चर्य, ईद, चाँद, हामिद, महमूद, खिलौने, टोपी, क्रोध, मोहसिन, लालच, प्रसन्नता, गरीबी, स्नेह, बच्चे। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें हमें दिए गए जो शीर्षक है उस पर लिखना है। अब वो शीर्षक देख लेते हैं क्या क्या है। वो शीर्षक है हमारा, पहला शीर्षक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान और किसी चीज़ का नाम आता है। जातिवाचक संज्ञा में कोई समूह आता है, और भाव में हमारी फीलिंग्स आती हैं, जो हमारी भाव हैं, हमारे जो अंदर की सोचने की हमारी प्रसन्नता दर्शाने वाले जो सिंबल्स हैं वो आते हैं। तो आइए देखते हैं जो उदाहरण दिए गए थे उनमें से कौन कौन से इसमें हम लिख सकते हैं। थोड़ा छोटा वीडियो करती हूँ, देखिए। जैसे पहला शब्द है मिठाई, तो मिठाई क्या है? कोई समूह है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद है अमीना, अमीना किसी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हलवाई, हलवाई क्या है? हलवाई भी क्या है? हलवाई भी एक समूह का नाम है, ऐसा नहीं किसी
विशेष व्यक्ति को हम हलवाई कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति को ही हलवाई कहते हैं, पर उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो हलवाई हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं नीचे जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद आता है आपका इमारत। इमारत भी आपका कहाँ आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। आश्चर्य, आश्चर्य हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा में। ईद, आपका ईद क्या है? एक पर्टिकुलर त्यौहार का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चांद, चांद भी एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हामिद नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महमूद नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिलौने, खिलौने क्या है? समूह है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में मुख्य रूप से समूह आता है। क्रोध, टोपी, टोपी भी क्या है? एक समूह है, एक चीज़ है, तो टोपी जातिवाचक संज्ञा। क्रोध भाव है, भाववाचक संज्ञा। मोहसिन नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लालच भाव है, भाववाचक संज्ञा। प्रसन्नता भाव है, भाववाचक संज्ञा। गरीबी भाव है, भाववाचक संज्ञा में आएगा। स्नेह भाव है हमारा, भाववाचक संज्ञा में। और बच्चे समूह होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में। यानी कि अगर आपको मैं ये बड़ा करके दिखाऊं तो आपको ये अच्छी तरीके से दिख जाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या है? अमीना, ईद, चांद, हामिद, महमूद, मोहसिन। जातिवाचक संज्ञा में मिठाई, इमारत, टोपी, खिलौने, बच्चे, हलवाई। और भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ रहे हैं हमारे? आश्चर्य, क्रोध, लालच, प्रसन्नता, गरीबी और स्नेह। तो ये हमारे संज्ञा के जो प्रकार हैं, उनमें हमने ये दिए गए शब्दों को वर्गीकृत कर दिया है। अब है हमारा इस भाषा ज्ञान का आखिरी क्वेश्चन, मुहावरों से वाक्य पूरे करो। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो एक विशेष अर्थ रखते हैं। एक विशेष अर्थ का मतलब है कि जैसा वो लिखा हुआ है उसका अर्थ वैसा नहीं होता है, उसका अर्थ हमारी कुछ मनोदशा को व्यक्त करता है, या हमारी कुछ क्रियाकलापों को हमने जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, उन्हें दर्शाता है। वो होते हैं हमारे मुहावरे। जैसे पहला प्रश्न, यहाँ कुछ मुहावरों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दिल बैठना, पेट में चूहे कूदना, मुंह में पानी आना। दिल बैठना का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था कि बहुत ज़्यादा जैसे घबरा जाना है, दुखी हो जाना है। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। और मुंह में पानी आना, बहुत कोई स्वादिष्ट खाना देखकर ललचा जाना मन। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसमें इनको हमें सही प्रकार से लिखना है। जैसे मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि उनका दिल बैठ जाएगा या पेट में चूहे कूदने लगेंगे। कोई टेस्टी चीज़ देख के हमारे मुंह में ही पानी आता है ना, तो मुंह में पानी आ जाना। बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। अब जैसे कि आप भी जानते हैं, जैसे आप खाना नहीं खाकर आते और अपना फेवरेट खाना खाकर लेकर आते हो किसी दिन लंच में, तो आपका मन करता रहता है ना, मैं खा लूँ, तो पेट में चूहे कूदते रहते हैं आपके भी। और अगर आप भूखे आते हो तो तभी भी पेट में चूहे कूदते रहते हैं। खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया, पर हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा रहा। यानी जैसे उसने मिट्टी का खिलौना लिया था महमूद ने, जब वो टूट गया तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत उदास हो गया वो, पर हामिद ने तो चिमटा लिया था और वो खुशी खुशी चल रहा था। तो ये हैं इन मुहावरों के सही वाक्य। तो आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे, और इसे अच्छी तरीके से करिए ताकि आपको ये समझ आ जाए और आप इन्हें अपने आप भी सॉल्व कर सकें। आप इस वीडियो को देखिए, फिर अपनी बुक में इनको फिल करिए, फिर याद करिए, फिर अपनी किसी रफ नोटबुक में लिख कर इनके उत्तर करिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। तब तक गुड लक एंड स्टे हेल्दी, फील हेल्दी, स्टे हैप्पी ऑल्सो। थैंक यू।